अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, आज कन्वेंशन सेंटर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से 2026 में इस मसले को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक उजागर करने के लिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है पानी का मुआहदा हुआ है, उसकी जो अहमियत है और उसकी जो उस मुआहदे की जो पासदारी है वो कितनी अहम है, और जो भारत की जानिब से हमेशा ही किसी ना किसी चीज़ का, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, उसका बहाना बना के जो इस ट्रीटी को तोड़ा जाता है उसके ऊपर जो है, और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक ऐसे कौमी मसले पर मबनी है जो सिर्फ पाकिस्तान की मईशत ही नहीं बल्कि करोड़ों आवाम के मुस्तकबिल, ज़राअत, खुराक और आबी तहफ़्फ़ुज़ से भी बराह रास्त जुड़ा हुआ है। इंडस वाटर मुआहदा ना सिर्फ ये कि एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, ताहम पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत मुख्तलिफ मनसूबों, डैमों और आबी ढांचों के जरिए इस मुआहदे की रूह को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है और पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर गैर कानूनी असर अंदाजी की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो इसके हल के लिए तयशुदा कानूनी और सफारती तरीक़ाकार इख्तियार करना ज़रूरी है। पानी किसी भी मुल्क की बका, ज़राई पैदावार और तवानाई, माहौलियात और कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी में किसी भी किस्म की गैर कानूनी रुकावट या कमी वाक़या होगी तो उसका असरात ज़ाहिर है किसानों, फसलों, सनतों, आम शहरियों तक पहुँच सकते हैं। और यही वजह है कि इस मामले को सिर्फ दो ममालिक का तनाज़ा नहीं कहा जा सकता बल्कि ये बैनुल अक़वामी कवानीन, मुआहदों की पासदारी और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के तनाजुर में भी देखा जाता है। पाकिस्तान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है कि आलमी इदारों और ज़ामिन क़ुव्वतों को इस मामले पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए ताकि इंडस वाटर मुआहदे पर उसकी असल रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। बैनुल अक़वामी बरादरी की ये जिम्मेदारी भी है कि वो ऐसे मामलात में गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे, मुआहदों की हुर्मत को बरकरार रखे और दोनों ममालिक को कानूनी और सफारती ज़राए से मसाइल के हल की तरफ राग़िब करे। और आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडस वाटर मुआहदे पर मुकम्मल अमल हो रहा है, अगर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं भारत की जानिब से तो उनके कानूनी, सफारती और माशरती असरात क्या हैं, आलमी बरादरी, ज़ामिन इदारे और मुतल्लिका फोरम्स का क्या किरदार होना चाहिए, और पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद कौन से मौसर इक़दाम कर सकता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है हुमायूं इकबाल शामी साहब ने और नासिर शराजी साहब ने। नासिर साहब, सबसे पहले तो ये कि आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, बहुत अहम शख्सियात और तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। क्या इम्पोर्टेंस है इंडस वाटर ट्रीटी की, क्योंकि अब ये वो वाली चीज़ें हैं जिसकी भारत अक्सर किसी न किसी बहाने से खिलाफ वर्जी करता है, धमकाता भी है। कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पे वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, और अगर वाकई वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके कुछ सबूत और कानूनी बुनियादें हैं जिनकी बेस पर पाकिस्तान ने अब तक कोई शवाहिद आलमी फोरम्स पे भी पेश किए? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी बुनियादी तौर पे दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान एक ऐसे मसले के हल करने के लिए है कि अगर ये मसला दोबारा इरप्ट करता है तो ये एक न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान एक जंग की शक्ल वो इख्तियार कर सकता है। नंबर एक। नंबर दो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी के नतीजे में पाकिस्तान ने एक अरेंजमेंट किया जिसमें वो 3 दरियाओं से पाकिस्तान ने विड्रॉ किया, जिनमें रावी, सतलज और ब्यास है, और 3 दरियाओं पर पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया गया जो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। इनमें जो है वो जेहलम है, चनाब है और दरिया सिंध। अब सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हम अमूमी तौर पे जो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एग्रीकल्चर सिक्योरिटी यानी एनर्जी सिक्योरिटी और उसके साथ फूड सिक्योरिटी, इसको बड़ा बुनियादी अहमियत देते हैं, और ये बात का दूसरी सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी भी पानी के साथ अटैच है और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी भी
उसी पानी के साथ अटैच है कि जो इन 3 दरियाओं के साथ अटैच है, और पाकिस्तान ने बाकी 3 दरियाओं की कमी को पूरा करने के लिए इस एग्रीमेंट के तहत तमाम इलाकों के अंदर जो है वो नहरों का एक जाल बिछाया और इस पानी को दूसरी तरफ मुंतकिल करके अपनी एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी किया। अब ये जो एक एग्रीमेंट है, इंटर पार्टी ट्रीटी, ये ट्रीटी बाइंडिंग है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। अच्छा, ये आपने बहुत अहम यहाँ पे नुक्ता उठाया कि ये 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान ये ट्रीटी है और इसकी पासदारी इसलिए सेंसिटिव हो जाती है कि किसी भी जंग का बायस बन सकती है, बल्कि खित्ते के अमन के लिए इस ट्रीटी की पासदारी बहुत जरूरी है। जी, फ्यूचर वार्स कहते हैं कि वो किसी और चीज के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर होगी, और पानी पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में एनर्जी सिक्योरिटी होती है, और पाकिस्तान की जो हाइडल एनर्जी है वो सारी की सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो चीप भी है और जो पाकिस्तान की बड़ी एनर्जी के सोर्सेज हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान की जो सारी एग्रीकल्चर है जिसके साथ पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो भी इसी पानी की मरूने मिन्नत है। ऐसी सूरत में अगर पानी के सोर्सेज को डिस्टर्ब कर दिया जाए, पानी के बहाव को रोक दिया जाए, या पानी की कमी जो है वो इधर आ जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए कैटास्ट्रोफिक है, बुहरान है। और ये भी आप ध्यान रखें कि इसका इकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, क्योंकि ग्लेशियर पाकिस्तान के अंदर है और ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल जो है वो पाकिस्तान की फर्टाइल लैंड के लिए बहुत जरूरी है। तो ये पाकिस्तान की जिंदगी के साथ खेलने के मुतरादिफ है, और मैं नहीं समझता कि किसी और मसले पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एस्केलेशन है वो इतना खतरनाक हो सकता हो जितना पानी के मसले के ऊपर है, जो लाइफ लाइन है। तो अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने ब्रीच करके, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, कोई भी एक फ्री जो है वो यूनिलेटरल विड्रॉल कर नहीं सकता, और इसमें वो जो क्लास है वो इंटरनेशनली बाइंडिंग है, उसके ऊपर इंडिया को हतमन अमल करना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने कुछ बहाना बनाते हुए ये कह करके, अब चूंकि पाकिस्तान जो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, इस जंग का बहाना बना के तो उन्होंने ना पकड़ के इसको मुअत्तल कर दिया, बल्कि अभी खबरें ये हैं कि वो सोर्सेज के ऊपर, बिलखुसूस जेहलम के ऊपर और चिनाब के ऊपर बास बड़े डैम्स भी बना रहे हैं, और इन डैम से ना पकड़ दिए कि पानी की बहाव ये रन ऑफ द वाटर के ऊपर, ये फ्लो ऑफ द वाटर के ऊपर नहीं है, बल्कि इनमें स्टोरेज भी है। इनसे जो है वो डाउनस्ट्रीम पानी की कमी भी यकीनी तौर पर होगी, और इनसे वो वाटर को बतौर वेपन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा कि पहले से खबरें हैं कि जब आपके पास पानी ओवरफ्लो होता है तो फिर आप यकदम उसको छोड़ते हैं और फिर नीचे वाले तमाम इलाके जो हैं वो फ्लडेड हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो पाकिस्तान का इस वक्त सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में डेवलप हुआ है, पाकिस्तान इसको यूटिलाइज करेगा, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को मजबूर करेगा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर बैठे और उन इंटरनेशनल गारंटीड क्यू पास के ऊपर अमल करे, ताकि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है ये एंश्योर हो। और अगर ये नहीं होता तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान ने लिटरली थ्रेट किया था कि अगर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा जो वो बनाने जा रहे हैं अगर बनाया जाता है, तो पाकिस्तान को पूरा राइट है कि पाकिस्तान जो यूज ऑफ फोर्स के जरिए से ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे। तो ये बिल्कुल आप समझे कि एक ऐसे जगह पर तो यकीनी तौर पर लेके आ गए हैं कि इस मसले को या तो रिजॉल्व होना है एमिकेबली, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो ये साउथ एशिया के अंदर दो न्यूक्लियर पावर के अंदर एक ग्रेटर लेवल एस्केलेशन का सबब यकीनन बन सकती है। सही। हुमायूं साहब, आपने बिल्कुल इनकी बात सुनी। भारत जो है खिलाफ वर्जी करता रहता है, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं उसके जो नोटिसेबल हैं, जो उसके नहीं होने चाहिए, लेकिन इंडस वाटर मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पास कौन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कानूनी और सफारती रास्ते मौजूद हैं? और दूसरा, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें गारंटर का किरदार अदा करता है, तो क्या वर्ल्ड बैंक ने अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा की हैं? जो खिलाफ वर्जियां भारत की तरफ से होती हैं, क्या उसका नोटिस लिया है वर्ल्ड बैंक ने? बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले जाने से पहले मैं पानी की अहमियत की बात करना जरूर समझता हूँ कि पानी पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, मुल्क के लिए कितना अहम होता है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में ये जमीन वाहिद इलाका है, वाहिद हिस्सा है, सहारा है, प्लेनेट है कि जहाँ पर के पानी है। अगर पानी है तो यहाँ पर जो है तो वो जिंदगी है, अगर पानी नहीं तो यहाँ पर कोई जिंदगी नहीं। आपके जितनी आप इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, हड़प्पा, इवन नाइल सिविलाइजेशन देखी, तो ये सारी की सारी जो है ये किसी ना किसी शक्ल में दरियाओं के किनारे, तो जहाँ जिंदगी वहाँ ही है जहाँ पर पानी होता है। पाकिस्तान तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो यहाँ पर तो पानी की जो जरूरत है उसका तो आप बात ही नहीं कर सकते। आप आ जाइए आपके सवाल की तरफ, जो आपने कहा, देखिए बात सुने, ये हमारा कोई दो तरफा मुआहदा नहीं उनके साथ, ये बाकायदा जो हुआ था मुआहदा हुआ था हमारा, ये मुआहदा हुआ था इंडस रिवर जो ट्रीटी हुआ था 1960 में,
ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और वो एक बेसिकली सालसी करवाई थी, एक आर्बिट्रेशन हुई थी। आपको मालूम है आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर बनता है और दो फ्रीक होते हैं, और आर्बिट्रेटर जो है वो उसका गारंटर होता है। और ये इंडिया ने, जब आप किसी को सालसी के लिए कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बाइंडिंग है आपके ऊपर। अब आप इवन आपको कोर्ट के अंदर तो अपील का राइट भी नहीं होता है आर्बिट्रेशन के अंदर, क्योंकि आपने एक बात को तस्लीम किया होता है। तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ये 3 वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान के हैं, और 3 ईस्टर्न जोड़ के, मैं आपको ये कहूँ कि वो जो 3 ईस्टर्न रिवर्स है जो कि रावी, ब्यास और सतलुज है, उनका भी जो 90% या 80% से ज्यादा जो पानी है वो तो पाकिस्तान का इस खित्ते में इस्तेमाल होता था उस वक्त भी। अगर आप देखें तो सिर्फ सतलुज रिवर का जो फ्लो था वो 23 मिलियन एकड़ फीट था आपके पास। मतलब ये सबसे बड़ा दरिया है, आफ्टर इंडस के बाद सबसे बड़ा दरिया था जो कि उनकी तरफ चला गया। ब्यास छोटा था, लेकिन रावी जो है ये, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने छोड़ने पड़े पाकिस्तान को, इसलिए कि इंडिया जो था अपर रपेरियन था, और वो पानी क्योंकि सारे के सारे दरिया इंडिया की तरफ से कश्मीर के इलाके से होके आते थे पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान मजबूर था कि या तो वो फिर लड़ता रहता, तो या ये कि चले एक सोल्यूशन लेते हैं। और उसके तहत फिर हमारे पास ये था कि इंडस में हमारे पास बहुत ज्यादा, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है और उसके अंदर हमारा अनयूटिलाइज पानी है हमारा, वो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा। तो अगर वो डैम बना लिए जाए, अगर वो आप लिंक कैनाल बना लिए जाए, तो वो जो पानी की कमी है जो ईस्टर्न रिवर की है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये तो पूरा एक वो मैकेनिज्म था। और सिर्फ यही नहीं था, इंडिया ने बाकायदा उसके लिए पैसे दिए थे। यानी ये जब दरियाओं को जब गया है तो उसका इंडिया ने $50 करोड़ उस जमाने में 1960 में पाकिस्तान को अदा किए थे इस बात के लिए कि आप ये सिस्टम जो बना था, जो सारे के सारे, क्योंकि ये 3 दरिया जो चले गए थे तो इनमें लिंक कैनाल बनानी थी, लिंक कैनाल और स्टोरेज के लिए वो $50 करोड़ इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था इसके अंदर। वर्ल्ड बैंक का अलग लोन था और पाकिस्तान ने अपना डाला। तो इस लिहाज से इंडिया ने सारा वो जो पैसे भी दिए थे, इसका मतलब तो इंडिया को मालूम था कि ये मुआहदा हो रहा है। तो इंडिया का बाय यूनिलैटरली के तो कुछ निकलने की गुंजाइश ही कोई नहीं थी ना उसमें से। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान के पास से बिल्कुल हाथ है। और पाकिस्तान अगर देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो जो पाकिस्तान उसमें जा सकता है। अभी तक तो मैं एक सूरत आपको मैं बता दूं, अभी तक तो इंडिया के पास पानी को डाइवर्ट करने की कैपेसिटी है ही नहीं इन 3 दरियाओं की। अगर वो चाहे भी बंद करना, उसने तो 1 साल से बंद किया हुआ है, लेकिन वो एक कतरा भी बंद नहीं कर पाया है। सिर्फ वो ये रहा है कि जो उसने हाइड्रो पावर के जो मंसूबे लगाए हुए हैं चिनाब पे खासतौर के ऊपर, थोड़ा सा एक आध से जेलम पर लगा है, उसके अंदर जो होता है कि आपको मालूम है कि जो हाइड्रो पावर का जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके साथ एक जो होती है डेड स्टोरेज बनाई जाती है। उसमें ये तकरीबन 3 से 4 लाख एकड़ की डेड स्टोरेज बनाई जाती है। डेड स्टोरेज इसलिए बनाई जाती है कि वो हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए बनाई जाती है। एक आप कह लीजिए कैनाल बनाई जाती है, एक स्टोरेज बनाया जाता है बड़ा, वो भी लेकिन छोटा नहीं होता है। हाइड्रो पावर के साथ 1.5-2 लाख 3 लाख एकड़ का स्टोरेज होता है। तो वो इंडिया के पास एक है। तो इंडिया उसमें से ये जरूर कर सकता है कि वो डर स्टोरेज के जो उसके अंदर लिखा हुआ है कि गैस स्टोरेज जो फ्लश करेगा वो फ्लश ये करेगा कि सिर्फ वो रेनी सीजन में करेगा, जो मानसून सीजन होता है। लेकिन वो मानसून सीजन में तो आपके पास पानी ज्यादा होता है। अगर वो डेड स्टोरेज को उसको फ्लशिंग करने के बाद और उसमें से वो हमें अगर वो रिफिल करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से। लेकिन वो क्या करता है कि वो उसकी जो ड्रेनेज है वो जो उसको भरना शुरू, उसकी पहले वो उसको फ्लश कर देता है विंटर सीजन के अंदर, और उसका नतीजा ये होता है कि एक दफा वाटर आया उसके बाद पानी को स्टोरेज शुरू कर दिए। आप जिस वक्त वो एक यानी रेगुलेटर बन जाता है कि जब आपको जरूरत होती है पानी की तो वो उसको आपको रोक देगा, और जब आपका मानसून का सीजन आएगा तो छोड़ेगा। तो वो इस हद तक कर सकते हैं, इसके अलावा भी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बाकी ये है कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक है उसका गारंटर है, तो इस तरह से वो इंडिया कोई उसके मतलब अगेंस्ट नहीं जा सकता। आई डोंट सही, बिल्कुल सही। नासिर साहब, एक और बात भी बहुत अहम है कि ठीक है, जो ट्रीटी की अहमियत है, इस मुआहदे की अहमियत है, बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, वो अपनी जगह, लेकिन आपको पता है कि क्या जो कवानीन जो शिकें उसमें लिखी गई हैं वो आज के एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से, जब सारे डेमोग्राफिक्स चेंज हो चुके हैं, चीजें चेंज हो, उसके तनाजुर में क्या आपको लगता है रीनिगोशिएशंस भी होनी चाहिए? क्या वो फिट फॉर दिस एरा है जब इतनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी हैं? देखें, रीनेगोशिएशंस भी तब होंगी जब दोनों फ्री के एग्री करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल हो सकते हैं, खुल जाएं, बातचीत हो सकती है, कोई भी कंसर्न किसी एक को आएगा तो वो अपना शेयर कर सकता है, दोबारा से जो मीडिएटर है उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये तो दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है, यूनिलेटरल कोई भी चीज नहीं हो सकती। नंबर 1।
नंबर 2 ये कि देखिए अभी से वायलेशंस तो बड़ी सतह पे सामने आ रही हैं। मसलन वायलेशंस में एक वायलेशन ये है कि वो डाटा देने के पाबंद है वाटर स्टोरेज और वाटर की कैफियत की। अभी उन्होंने डाटा देना बंद करना शुरू कर दिया है। उसके नतीजे में ये जो पिछला फ्लड था उसमें भी एक रीजन ये थी जो पंजाब के अंदर काफी डिवास्टेटिंग फ्लड था, और अब दोबारा आएगा तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जब भी उनके पास पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी वो फुल करते रहेंगे और फिर उसको ओपन करते हैं तो जाहिर है ये नीचे जो है डाउन स्ट्रीम एरिया के अंदर ये फ्लड बन जाता है। सेकंड ये है कि जो उन्होंने बाज प्रोजेक्ट का खुद ऐलान किया है, मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर भी पढ़ा है, तो उसमें उन बुनियादी जो एसओपीज है उसकी खिलाफ वर्जी है, स्टोरेज के एतबार से भी खिलाफ वर्जी है, और वो प्रैक्टिकली कोई भी मेगा प्रोजेक्ट अगर उन्हें बनाना है तो उन्हें पहले पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो वहां इनिशिएट करने जा रहे हैं, और बिलखुसूस जेहलम के ऊपर अभी उन्होंने जो कहा है, तो जाहिर है उसके ऊपर पाकिस्तान ऑन बोर्ड अगर होगा तो भी बातचीत हो सकेगी, और अगर नहीं होगी तो ये एस्केलेशन की तरफ जाएगी। बातचीत हो सकती है, रीनेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन जो उसका एसेंस है, जो उसकी रूह है, उसको कभी भी डिनाइल नहीं दिया जा सकता, और वो पाकिस्तान का पानी के ऊपर हक है, और डाउन स्ट्रीम के अपने इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके तहत पाकिस्तान के वो हकूक जो है वो प्रिजर्व है, उसको इंडिया कभी भी जो है वो पामाल नहीं कर सकता। तो इंडिया इस वक्त जो है वो वाटर को बतौर वेपन यूज करना चाहता है अंडर मोदी रजीम, और ये वो चीज है कि जिसने नेगोशिएशंस के मराहल को लिमिटाइज कर दिया है, डिप्लोमेसी का चांस निस्बतन कम कर दिया है इंडियन एटीट्यूड ने, और उसके नतीजे में जो है वो तनाव बढ़ता जा रहा है। और ये जैसा कि मुझसे पहले भी कहा गया कि ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, ये जिंदगी है, आइंदा की फ्यूचर बार सारी पानी के ऊपर है। पानी तो आपको जो है वो जिंदगी दे सकता है। अब आप एग्रीकल्चर है, दीगर चीजें सारी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान है ही एग्रीकल्चर सोसाइटी, और पाकिस्तान की इवन जो एक्सपोर्ट है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है। तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी यही है, और ऐसी अगर कोई एक स्टेप भी लिया जाता है तो ये एक नया स्टेप के लिए जो है वो इब्तदाई कदम हो सकता है जिसपे पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये आज की मीटिंग भी और ओवरऑल जो पाकिस्तान ने कुछ मैसेजिंग और पोस्चर दिया है वो ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी बात जिसपे किसी एक फ्री को भी कंसर्न हो वो जब तक दोनों उसके ऊपर म्यूचुअली एग्रीड ना हो उस वक्त तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाए। बिल्कुल जी हुमायूं साहब, जैसा कि नासिर साहब ने भी कहा, और पाकिस्तान का मौकफ भी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नजर आता है कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि जो पानी है उसको सियासी दबाव या सफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी बैनुल-अक़वामी असूलों के खिलाफ है, और इसके भी आलमी असरात हो सकते हैं, जैसे कि भारत ने पुलवामा का बहाना करके या कुछ भी इसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर देते हैं, तो जो एक इंसिडेंट हो जाता है कोई भी, उसको इंटरनेशनल रूल ऑफ कोर्ट में उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको वहां लेके जाया जा सकता है, ना कि वो अपनी तरफ से ही इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर दें। देखें, इसमें बात ये है कि ये तो बेसिक ह्यूमन राइट का मसला है। जो पानी की अवेलेबिलिटी है इसके ऊपर तो कंप्रोमाइज, इसमें तो जो दो मुल्कों के दरमियान जंग भी हो रही हो ना, तो आप पानी के उनके दखीने हैं या पानी की वो उनकी जो है लाइफलाइन, उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको तबाह नहीं कर सकते, उसको आप पॉइजनस नहीं कर सकते। ये तो जिनीवा कन्वेंशन और ये तो बेसिक ह्यूमन राइट, यानी मैं उन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके दो मुल्कों के दरमियान जंग हो रही हो। अमन तो जहाँ जंग ना हो रही वहां पे तो क्वेश्चन ही कोई नहीं। बाकी रह गया, देखिए अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का किसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि सालसी हुई है से, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस को इस वक्त नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि पाकिस्तान और दोनों जो है ना वो कॉमनवेल्थ के कंट्रीज हैं बेसिकली, और कॉमनवेल्थ के जो है वो है कि वो कॉमनवेल्थ के जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सिर्फ उस में जा सकते हैं कि अगर दोनों फ्रीक तैयार हों, अगर एक भी फ्रीक इनकार कर दे तो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, वो बजाते खुद सालसी है। वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएन ही का अदारा है, और वर्ल्ड बैंक की उस बात को वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अगर इस तरीके से होना शुरू होगा कि सेटल्ड इश्यूज जो ट्रीटी साइन हुए, कुछ तो मुआहदे होते हैं ना जो दो मुल्कों के दरमियान दो तरफा होते हैं, और होते हैं वो भी कोकेन सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल मुआहदा है, ये तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ही नहीं। ये तो इंडिया और पाकिस्तान की एक सालसी हुई थी, मैं बताया आपको, ये मुआहदा की एक सालसी हुई थी, और सालसी जो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है,
और उसका गारंटर जो था वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जितनी बिग पावर्स हैं जो भी हैं वो सारे उसके पाबंद हैं उसको करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां तक जाएगा ये, और इंडिया हमें दबाने के लिए, डराने के लिए इस किस्म की बातें कर रहा है, इस किस्म की कर रहा है। अब असल में मसला ये है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इंडिया को भी इस चीज का मालूम है, इस चीज का मालूम है कि ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो वो आपको वो तंग कर सकता है कि जी आपका जो ड्राई सीजन में वो पानी भरना शुरू कर दे अपने वो हाइड्रो पावर के जो गेट स्टोरेज है उनके पास, और जब आपका ज्यादा तो छोड़ना शुरू करते तंग करने के लिए। अब उससे करने के लिए जो पाकिस्तान के पास जो बेहतरीन चीज है, पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी भी है, आपके पास साइट्स भी है, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे। आप डैम बनाए, अगर आप डैम बनाएंगे, आपके पास 6-7-8 डैम बड़े हो ना, जिस तरह का तरबेला है, मंडला है आपके पास, तो आपके पास हो तो इंडिया ये वेपन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये इनफेक्टिव हो जाएगा उसका। इसलिए कि आपके पास वो कितने दिन रख सकता है, वो ज्यादातर स्टोरेज को बना दरिया के पानी को रोक लेगा, 1 हफ्ता रोक लेगा, हफ्ता 10 दिन रोक लेगा, तो नहीं रोक सकता वो, क्योंकि वो तो बढ़ जाएगा उसका डेट स्टोरेज जो है, तो फिर उसको रिलीज ही करना है उसमें पानी को। तो वो जो 10 दिन की वो आपकी, अगर वो बुआई का मौसम है, सोने का सीजन है, तो वहां तो 1-1 दिन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो वो फर्क पड़ेगा अगर वो उसमें उसको करने के लिए आप अगर वो अपने स्टोरेज को आप एक्टिवेट कर देते हैं, पानी वहां से ले लेते हैं अगर आपके, तो वो तो उसका वो तो वेपन खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये मसला हमें सिर्फ इंटरनेशनली नहीं बल्कि लोकली भी देखना होगा, कि लोकली भी हम इस मसले को देखें। कि और फिर दूसरी बात है कि आपका तो 30 देखें ना, आपका तो 80% जो पानी आता है वो तो 3 महीनों में आता है, जून जुलाई अगस्त जो मानसून का सीजन होता है, बाकी तो सारा ड्राई होता है आपका। और लेकिन वो उस अरसे के अंदर आपका 35 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है एवरेज, कुछ जो फ्लडिंग जब होती है वो तो डबल हो जाता है, लेकिन एवरेज इतना पानी आपको समुद्र में जाता है। अब वो समुद्र में चला गया, फर्क हो गया। अच्छा मैं अब होता क्या है कि वो जब पानी आपका वो वहां चला गया, उसको अगर आप स्टोरेज कर लें, स्टोरेज करके यानी 35 मिलियन एकड़ फीट का मतलब ये है कि इस वक्त आपकी मंगला की जो कैपेसिटी तकरीबन 5 मिलियन के करीब रह चुकी है। इस जैसे 7 आप रिजर्वायर बना सकते हैं, और उसकी वो सारी की सारी उसकी खत्म हो जाएगी। एक और भी मैं बल्कि यहाँ पर एक बात कहूँ, जो इससे भी बड़ा खतरा आ रहा है, आगे एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, हम लोग उस चीज को खतरे को भांप नहीं रहे। तो इंडिया अपने केस तैयार कर रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान में, ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो डैमों के खिलाफ जो लॉबी हुई थी वो भी बाकायदा इंडियन स्पॉन्सर थी, तो इंडिया ने स्पॉन्सर की थी हमारे मुल्क के अंदर। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान के पास 2 के 3 दरिया चले गए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास फालतू पानी है। ये आप देख लीजिए 35 मिलियन एकड़ फीट ये समुद्र में बहा रहे हैं, हम तो एक कतरा भी नहीं पाते। इंडिया के पास जो पानी है वो कहता हम तो एक कतरा भी नहीं बचाते। अब जो दुनिया में जो ग्लोबल एक वार्मिंग की एक जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो आपको मालूम है कि बहुत से मुल्कों का डूबने का इम्कान हो गया है, और वो ये कहते हैं कि आप पानी को यूटिलाइज करें, अपने करें बजाय के स्टोरेज करें, यूटिलाइज करें बजाय समुद्र में डालने के। तो इंडिया इस केस को बना सकता है कि ये समुद्र में डाल के लेवल बढ़ा रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो हमें ये मेरा बड़ा खतरनाक सूरत-ए-हाल आ रही है। सही, एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। नासिर साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने आबी वसाइल के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने और मौसर इस्तेमाल के लिए अंदरूनी मुल्क भी कोई फौरी इक़दाम करने चाहिए? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि जब हम डाउनस्ट्रीम देखते हैं तो नंबर 1 आपके मैंग्रोव्स के जंगलात को बड़ा शदीद खतरा लाहक हो गया है। समंदर जो है वो अंदर तक आ गया है, और उसकी वजह से काफी ज्यादा इलाका जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है वो भी हिट हो रहा है, और जेर जमीन वाटर टेबल जो वो भी खराब हो रहा है। सेकेंडली, चूंकि एक खास मिकदार हर सूरत हमें पानी छोड़नी होती है समंदर के अंदर, अब वो पानी अगर पीछे से अवेलेबल नहीं होगा तो ये आपके जो डेल्टा का इलाका है ये हैवीली डैमेज होता है। सेकंड ये है कि इस वक्त पंजाब और सिंध की जो रिक्वायरमेंट है वो पानी की बहुत ज्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली सारे बिलो देयर रिक्वायरमेंट्स है ना वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर्स के फटने के वाकयात बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह तो जो एनवायरमेंटल चेंज है और ये जो ग्लोबल हीट है इसकी वजह से है। लेकिन जाहिर इस सारे को मैनेज करने के लिए भी, उसके इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी आपको वाटर रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे रेजर्वायर्स की शक्ल में, और ये वाटर वायर्स अगर होंगे तो ये पाकिस्तान की सप्लाई भी मैनेज करेंगे और पाकिस्तान के अंदर वाटर टेबल को भी मैनेज करेंगे, और पाकिस्तान को सिक्योर भी कर देंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ऑफ सीजन के अंदर जो है वो पानी हासिल कर सकते हैं। तो आई डू एग्री कि पाकिस्तान को जहां डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत सारी चीजें प्ले करने की जरूरत है, वहां पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, और वेस्टेज ऑफ वाटर को भी रोकने की जरूरत है। इस हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, तब जाके हम अपने
पानी की कमी एक बहरान की शक्ल में इस वक्त बड़े शहरों के अंदर हम इससे निपट सकते हैं। सही। नासिर शवाज़ी साहब आपका, हुमायूं इकबाल शामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और सियासी मंजरनामे पे एक नजर डालते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे अब हम नज़र डालेंगे और पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर तरफ सवाल ही सवाल हैं। क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है? क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है, या फिर ये सिर्फ सियासी बयानात और क्या सराइयाँ हैं? हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत और PTI की जानिब से बातचीत पर आमादगी के बयानात सामने आए हैं, ताहम अभी तक किसी बाज़ाब्ता मुज़ाकराती अमल का आगाज़ नहीं हुआ, जबकि गैर रस्मी राब्तों की इतलात ज़रूर गर्दिश करें। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में भी सियासी मशावरत का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अहम कौमी, माशी और पार्लिमानी मामलात पर मुसलसल राब्ते में हैं ताकि इत्तेहादी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निपटा जा सके। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासत तसादुम से मुकालमे की तरफ बढ़ रही है या इख्तलाफात पहले की तरह बरकरार हैं? क्या सियासी क़यादत कौमी मुफाद को ज़ाती और जमाती मफादात पर तरजीह देगी? क्या महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी बहरान और अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी क़ुव्वतें एक मुश्तरका लाया अमल इख्तियार कर सकेंगी, या फिर मुल्क एक बार फिर सियासी कशमकश की नज़र हो जाएगा? और इन्हीं सवालात का हम जायज़ा लेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है एतमाद की फ़ज़ा कायम हो चुकी है, हो रही है, या क्यों नहीं हो पा रही, और इस तमाम सूरत हाल का सबसे बड़ा असर जो आम पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी पर है पड़ रहा है, वो कैसे पड़ रहा है? और क्योंकि जमहूरियत सिर्फ इंतखाबात से नहीं बल्कि बर्दाश्त, मुकालमे और सियासी इस्तेकाम से परवान चढ़ती है, और यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान को पायदार तरक्की और कौमी यकजहती की तरफ लेके जा सकता है। नईम करीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताएं, क्या चल रहा है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आजकल? देखें, तीसरा बजट जो है वो आगे आपके सामने है, और बड़ा बैलेंस बजट हमेशा की तरह उसको लेके आए हैं, और जो उसकी बेसिस है आपको पता है कि टारगेट्स वही हैं हमारे, कि जो टैक्स बेस्ड बजट हमारा है, जो हमेशा की तरह होता है, पिछले तीन बजट से है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतरी की तरफ तो हैं। इंटरनेशनली भी आप देखें जो एक एनवायरनमेंट बनी हुई है, और जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें दी है वो तो सबसे ऊपर है, उससे तो किसी को भी इनकार नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो या अपोजिशन ना हो, तो सबसे पहले तो वही हमारे लिए। अभी भी जिस लेवल पे हम जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इस लम्हात को, इस मौके को जो है ना वो कैश करना चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुल्की हालात के हवाले से मैं कहूँगा। बाकी पॉलिटिकली देखें, सियासत, जमहूरियत, नवाम, खिदमत, ये सारे लफ्ज़ हैं जिनको डिस्क्राइब आपको पता है कि करना जो है वो एक ही डायरेक्शन में ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आवाम का जो फोकस होता है वो बजट पे होता है, वो महंगाई के ऊपर होता है, महंगाई कैसे कम होगी, फ्यूल कब नीचे जाएगा, कैसे जाएगा। बेहतरी देखने में आई, ये वही ऐलान आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए। आपको पता है कि जैसे हालात ठीक होंगे फ्यूल नीचे जाएगा। हाँ, कंपनीज ने बीच में कुछ जो है, जो आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनकी तरफ से कुछ आपको पता है प्रॉब्लम्स आई, और उन्होंने उसके ऊपर वो जो है ना कुछ एग्रीमेंट किया टाइम पीरियड के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक टाइम भी एग्रीमेंट है, वो खत्म हो जाएगा, फ्यूल प्राइसेस मजीद नीचे आएंगी। अब दूसरा होता ही है कि फ्यूल प्राइसेस नीचे आती हैं, लेकिन उसका असर जो है वो आवाम तक नहीं पहुंचता, किराए कम नहीं होते, चीजें सस्ती नहीं होती। देखिए, हम सबका रोल है ना, फिर तो हम सबको उसमें अपना अपना रोल अदा करना है। हम नहीं करते हैं, वहां जाके हम रुक जाते हैं। बाकी आपने बीच में बात की थी पोजीशन के हवाले से, अगर मुझे कहेंगे कि मुज़ाकरात उनके साथ करने हैं, पहले दिन से हो रहे हैं। देखिए, हम तो पहले दिन से ओपनली बैठे हैं, और हम मुल्क को चलाना चाहते हैं, रियासत को चलाना चाहते हैं, सियासत को साइड पे रख के, और हमेशा से KP की हुकूमत को भी, बाकी भी जितने हैं, मौलाना साहब उसके अंदर हैं, महमूद खान चकजई साहब हैं, सबको हमेशा से दावत दी जाती है। जो भी नेशनल
पॉलिसीज होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी प्लान्स होते हैं उनके अंदर को साथ लेकर चला जाए। स्पेशली अभी अमेंडमेंट्स आनी है, कोई अमेंडमेंट हुई है, 28 अमेंडमेंट के ऊपर भी बातचीत चल रही है, आगे पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि मिल बैठ के ही तय करनी चाहिए फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवाम और मुल्क। तो बेहतरी की तरफ है हालात, मैं तो समझता हूँ, और मुझे तो पॉजिटिव जो है वो साइन नजर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, आपने अभी हम बिल्कुल सियासी मंजरनामे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने बजट की बात की है तो उस हवाले से कि देखिए जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो तो सारे बहुत अच्छे थे, और ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, जो टैक्सेस कम किए हैं उसकी वजह से ज़ाहिर और भी कमी की इम्कानात है। लेकिन ओवरऑल जो माइक्रो इंडिकेटर्स थे, जिससे जो बराह रास्त जिनका ताल्लुक है आम आदमी की हालाते ज़िंदगी से, उनके ऊपर इतनी बेहतरी ना आई ना आने वाली है, क्योंकि अभी भी जो सारा फोकस है वो मैक्रो की तरफ है। देखिए उसके ऊपर सेविंग्स के अंदर, पेंशन्स के अंदर जितनी गुंजाइश बन सकती थी आपके सामने वो किया गया। छोटा सा बजट आपको अगर मैं बलुचिस्तान का बताऊं तो 1100 अरब का बजट है, बहुत बड़ा बजट नहीं है, उतनी अमाउंट है जितनी 3 सूबों से वापस ले रहे हैं, आपको पता है कि वो पीएसडीपीस के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो 15 हमारे 1100 के बजट के अंदर 700 अरब का जो बजट है ना, वो सिर्फ नॉन डेवलपमेंट बजट है। मैं सिर्फ पैरिटी आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप डिफरेंस देखें कि डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट। तो हमें जब हम मरकजी भी जो फेडरल का भी बजट देते हैं ना, थोड़ी सी चीज हमें ये जरूर आवाम को बतानी चाहिए कि ये जो 18,000 बिलियन का बजट हम पेश कर रहे हैं, इसके अंदर नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट बजट्स कितने हैं, ताकि लोगों को पता कि नॉन डेवलपमेंट के अंदर तनख्वाहें भी इसी में से देनी होती हैं। तो अवाम हमारी जैसी को जो लेमैन है वो समझते हैं कि सारा का सारा इन्होंने खा पी जाना है, लगाना कुछ नहीं है। तो वो दोनों बजट इसके अंदर शामिल होते हैं। बात है अवाम का फोकस तो उसी पे है कि जी प्राइसेस नीचे आए। देखिए मैक्सिमम गुंजाइश जो 7 से 10% बनती थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी 15 से 20% की थी, लेकिन सारी गवर्नमेंट्स ने की, बलुचिस्तान ने उसी को फॉलो किया, बाकी ने उसी को फॉलो किया। पेंशन में भी बेहतरी आई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आपको पता है, मैं 838 अरब रुपए का शायद प्रोग्राम है इस दफा इनको दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें जो है ना स्ट्रेटजीज को जो है ना वो बेहतर करना पड़ेगा टूवर्ड्स इंडस्ट्री और टूवर्ड्स बिजनेसेस, इंस्टेड ऑफ के जी हम खाली इसी के ऊपर फोकस नहीं कि जी हम लोगों को ठीक है हम दे रहे हैं, दें वो भी दें आप साथ साथ एक लेवल तक ठीक है। जिसको सपोर्ट चाहिए, जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, जो पेंशनर भी नहीं है, जिसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, बिल्कुल आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट उसको 15-20 हजार महीने के बिल्कुल दे उसको। बट जो बाकी जो लोग हैं जो कमा सकते हैं, जो पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े लिखे, उनके लिए कोई एनवायरनमेंट आप ऐसी बनाए सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, पंजाब में, कितने के इंडस्ट्री लगे। वही उसका हाल है कि इंडस्ट्री इसको नहीं, ये एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपने की है। बिल्कुल इंडस्ट्री लगे, लेकिन क्या इंडस्ट्रीज की तरफ अभी भी कोई फोकस था? दिस वाज नॉट इंडस्ट्री सेंट्रिक। आपको पता है हमारे जो बजट खसारे हैं वो या तो पेट्रोल लेवी बढ़ा के पूरे किए जाते हैं या टैक्स से। इंडस्ट्री के अंदर तो पैसा अभी भी नहीं लगा रहे हैं और नहीं लग रहा। तो ये तो एक विशियस सर्कल है बिल्कुल। और हमें बल्कि अभी तो जितने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे उन सब ने एक बजट बनाकर भी पेश किया कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जब आता है तो अभी भी इंडस्ट्री सेंट्रिक तो इस बजट को नहीं कह सकते आप। नहीं किया गया। समय वो जो एनवायरनमेंट जो देना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज को, जो बेनिफिट देना चाह रहे हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो फ्यूल के अंदर और आपकी एनर्जी के अंदर, वो नहीं मिल रहा उनको। वो इन्वायरमेंट चाहिए ना। अदरवाइज तो देखिए टैक्सेस तो वो दे रहे हैं, बिजनेसमैन भी टैक्सेस दे रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहा है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी दे रहा है। इसी तरह जो सैलरी परसेंट है वो भी दे रहे हैं। छोटे बिजनेसेस जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो 70% मिसिंग पार्ट है ना, वो एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे लिए बना हुआ। हम आज हमने अगर मैं 15,000 अरब को टारगेट किया है टैक्स के थ्रू, तो मैं समझता हूँ हम तो 20,000 पे भी जा सकते हैं अगर हम टैक्स नेट को बढ़ा लें और अपनी रेशो को कम कर लें। क्योंकि लोग टैक्स देना भी चाहते हैं और जो दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। तो बात ये ना कि थोड़ा सा ये बैलेंस अगर हम किसी तरह कर लें तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये होता है कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी, तब फिर वो उसके रास्ते निकालते हैं। वो कभी यूएई के अंदर, बहरीन में और मुल्कों में, बांग्लादेश में जाकर अपने यूनिट्स लगाते हैं। तो इस चीज को मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट जैसे ही बेहतर होगी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। हमें अपनी की तरफ देख रहे होते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए,
हमारे अपने लेकिन वो भी कैसे आएगी? उसके लिए एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए ना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगी। अच्छा चले हम दोबारा से सियासी उस मंजरनामे की तरफ आते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि जी मुज़ाकरात तो हम शुरू से ही करना चाह रहे थे, लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इनका बुनियादी एजेंडा क्या है? क्या ये सिर्फ सियासी कशीदगी कम करने के लिए हैं या फिर किसी बड़े सियासी समझौते की तरफ भी पेशरफ्त हो रही है? देखिए सबसे बड़ा जो इस टाइम पे चैलेंज है मुल्क को आपके सामने, वो दहशतगर्दी का चैलेंज हमें। तो सबसे पहला जो मुज़ाकरात का एजेंडा है वो तो वही है, जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना उसको एड्रेस करना है। उसमें जब तक सारे स्टेक होल्डर्स, सारे इदारे और सारी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पेज पे नहीं होंगी, तब तक कोई डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता। आपको पता है हम डिफेंसिव हैं, एट द मोमेंट हम डिफेंसिव चल रहे हैं, ठीक है ना। हमें एग्रेसिव होकर जब तक हमें चीजों को नहीं देखे, अब फैल गया ना आपका कराची भी उसकी रिपेट में आ गया, हम सिंध को उसको सेव किया हुआ था, अब कराची की तरफ भी चले गए, केपी के बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल में रहे। तो मैं ही समझता हूँ कि जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, वो जब तक साथ नहीं खड़ी होंगी तो सोल्यूशन नहीं निकल सकेगा। तो पॉलिटिकल जो ये डिस्कशंस हैं या उसके ऊपर जो बैठना चाह रहे हैं, मेन एजेंडा तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है और जो मुल्क के अंदर जो थ्रेट है इसको दूर किया। दूसरी चीज पे इकॉनमी आ जाती है कि मईशत को बेहतर बनाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना रोल अदा करें। सियासत असम्बलियों तक ठीक है, सारे बैठे हुए हैं ना, वहाँ करें, ऑब्जेक्शन भी करें, शोर शराबा भी करें, सब कुछ करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इससे निकल के अभी जैसे एजे के इलेक्शन आ रहे हैं, हमको पता कहीं और चलेगी ना सियासत जी। अब वो जो भारत का एजेंडा है, हमें भारत के एजेंडे को एक चैलेंज समझ के कबूल करना चाहिए, क्योंकि भारत हर तरफ से स्ट्राइक कर रहा है। सबसे बड़ा जो असली दुश्मन है इस टाइम पे, जो हसद की उस पे जल रहा है आग में, वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक चल रहा है हर तरफ। अब पकड़े गए जो कराची से लोग, वो भी वही थे जो अफगानिस्तान में ट्रेंड हुए, और उनको फंडिंग कहाँ से है, और ये चीज एजीके में भी है। तो पॉइंट में इस पे आना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है दहशतगर्दी, उस पर हमें सबको बैठना पड़ेगा, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सबसे पहला एजेंडा तो ये है जी। सही सही सही। लेकिन वो बात तो ठीक है, ऑब्वियसली जो हमें अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात हैं वो सबके सामने हैं, और ज़ाहिर है हमें एक कौम बनकर जो है इससे लड़ना होगा, और मुमकिन भी तभी है जब हम एक कौम बन के इसके साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें जनरली तो हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है कि क्या आपको लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत वक्त के दरमियान कुछ बर्फ पिघल रही है? वहाँ कुछ है ही नहीं जो पिघलेगा, कुछ नहीं है। मुज़ाकरात की बाज़गश्त और ख़बरें जो हैं वो हम सुन रहे हैं, मुज़ाकरात जो हैं उनकी क्या सराहियाँ जो हैं वो आपको लगता है कि कुछ? जी जी, मैं इस पूरी इक्वेशन को किसी और तरीके से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बयान करता हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान जो है जमूद की हालत में आ चुका है। पाकिस्तान की मईशत के हालात अच्छे नहीं है, और जो पिछले सालों में वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी पाकिस्तान में ऑल इज वेल, बेहतरीन तरक्की हो रही है। ग्राउंड पे वो है या नहीं है, वो एक गरीब आदमी से पूछे। आज भी आप देखें आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। तेल की कीमतें बढ़ी थी, पेट्रोल की कीमत प्री वॉर लेवल से कम हो गई, ईरान से ताल्लुकात दुरुस्त हो गए, गरीब को अभी भी फायदा नहीं हो रहा। सतह गुर्बत बढ़ती जा रही है, और जीडीपी ग्रोथ रेट हो नहीं रही, पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही। ऑल इज वेल, कोई मसला ही नहीं है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाए, ऑल इज वेल। केपीके के हालात तगड़गू होते जाए, ऑल इज वेल। एजेके के अंदर हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है, ऑल इज वेल। और हमारा बयानिया तबाह हो रहा है कि हम कहते थे कि मकबूजा कश्मीर के लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी वैसे गुजरे जैसे आज़ाद जम्मू कश्मीर की। अब हमारा बयानिया किधर खड़ा है? लेकिन ऑल इज वेल। विद ऑल इज वेल, गवर्नमेंट को तो कोई ज़रूरत नहीं है नेगोशिएट करने की। हमारा जो निज़ाम है वो हम कहते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी, और यहाँ है हाइब्रिड निज़ाम। खुद वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमें हाइब्रिड निज़ाम सूट करता है।
सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है पाकिस्तान में, वो ये कहता है कि पाकिस्तान इज द इस्लामिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी की डी बाकी है पाकिस्तान। अब जितने हजरात साहिब इक़्तिदार हैं और मुहिब वतन पाकिस्तानी, और मैं समझता हूँ कि वो सब हैं, उनको ये सोचना होगा कि हम अगर इन चीज़ों को और इस स्टेटस को नहीं तब्दील करेंगे तो क्या होगा। इसके स्टेटस को तब्दील करने का वाहिद एक ही तरीका है कि हुकूमत उनको दे दी जाए जिनको अवाम मुंतखब करे। अब इंतखाबी सबसे बड़ा मसला रह गया। चलिए वो पिछला इलेक्शन हुए हुए भी 3 साल हो गए, और स्टॉपिंग अस टू गेट द कंट्री आउट ऑफ दिस कंडीशन, वी होल्ड फेयर इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन एंड फ्रेश इलेक्शन। ये कर लीजिए। PMLN की परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त से दे दीजिए, PPP को दे दीजिए, बट प्लीज नो इंटरफेरेंस। अच्छा, नो जेरी इलेक्शन कराइए, और जिसको भी हुकूमत बनती है, आपने 4 साल से पानी को अंदर रखा हुआ है, पानी तहरीक इंसाफ को आपने जमहूरियत चलने नहीं दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सारी है सबसे मकबूल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे तो वो इंतखाबात मुनसिफाना नहीं कहलाए। बिल्कुल। मैं नईम साहब, अब जैसे फिरदौस साहब की आपने बात सुनी, बात वही है कि जी क्या आपको लगता है कि जो इंतखाबात हैं वो ही मसले का हल है, या फिरदौस साहब आपसे भी मैं ये सवाल बाद में चाहूँगी, दोनों साहिबान से है कि देखें जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक कोई भी बात आगे बढ़ नहीं सकती ना। दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें भी आखिर टेबल टॉक के ज़रिए ही ख़त्म होती हैं। तो क्या ऐसा बीच में है कि बातचीत की जो क्या सराहियाँ हैं, क्या वो सच है पर मबनी है, और अगर नहीं है तो क्यों अभी तक बर्फ नहीं पिघल सकी, क्यों अभी तक बातचीत की टेबल पर ही नहीं आ सके, कहीं से कोई लचक क्यों नहीं दिखाई जा सकी अभी? जी नहीं, मुज़ाकरात का सिलसिला जो है ना, जी मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो चलते रहना चाहिए। मसला ये आपको पता है बीच में हुआ कि डायरेक्शन ये नहीं मिल रही PTI की तरफ से कि मुज़ाकरात करें किससे। ठीक है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तो उनको अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया, महमूद खान अजीज साहब और मौलाना साहब को। अब बात यह है कि अब उनसे PTI के हवाले से या इनके केसेस के हवाले से या जो KP के जो प्रॉब्लम के हवाले से बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स नहीं है वहाँ के। तो मैं समझता हूँ कि PTI ही अपना नुमाइंदा सामने लेके आए, जो वो लोग लेके आए जो असम्बली में मौजूद हैं, फिलहाल जो सेनेट के अंदर भी मौजूद हैं लोग, वो बजाय कि फैमिलीज में से या कोई वकला में से या कोई उनके जो फाउंडर मेंबर्स उनमें से कोई आए कोई क्लेम करे कि जी हम बात करना चाहते हैं PTI के बिहाफ के ऊपर, खान साहब के बिहाफ के ऊपर, वो लोग आए जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनका नाम लेके बैठे हुए हैं, उनके बोर्ड के ऊपर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो मुज़ाकरात हो सकते हैं, हल निकल सकता है, और इन्हीं चीज़ों से हल निकलेगा। देखिए इलेक्शंस ठीक है, 3 फार्मूला फेयर फ्री फ्रेश इलेक्शन ये अपना दे रहे हैं हमारे मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब, लेकिन बात ये है ना कि देखिए यही होता है बीच में जब हुकूमत डिस्टर्ब हो जाती है 2-2.5 साल से, जो कि एक ट्रेंड बड़े अरसों से हम देखते आ रहे हैं 25-30 सालों से, कि 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते किसी को भी। एक हुकूमत चलना शुरू होती है, 5 साल पूरे नहीं कर पाती, उनके प्रोजेक्ट्स ही पूरे नहीं हो सकते, वो इकॉनमी को एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, 2-2.5 साल के बाद वो जो है ना वो किसी तरफ फिर चलना शुरू आते हैं, जो है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मैं समझता हूं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाते हुए आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने सारे मामला को विद इन द पीरियड जो दिया गया है वो हल करें, और वो चैलेंज बन के करें। आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा करें तो क्यों नहीं बेहतरी लाई जा सकती है। मेरा अपना मौक़िफ़ ये देखें, ऑल इज वेल नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, बिल्कुल सिद्दीकी साहब को पता है कि मैं ऑल इज वेल की बात नहीं करते, यस, लेकिन बेहतरी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग के फॉर्मूले पे कि हम किसी जगह पे तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ग्राफ्स अच्छे नहीं है, मैक्रो लेवल की चीजें बेहतर नहीं है, बेहतर है लेकिन माइक्रो लेवल की बेहतर नहीं है। लेकिन बात ये ना कि हमें मिलके करना पड़ेगा सारा कुछ, अपोजिशन को साथ बैठना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि ऑल इज वेल। जब ये कहेंगे कि नहीं है तो उनको पता चलेगा, क्योंकि वहां पे जो लोग बैठे हैं वहां पे भी सारे के सारे लोग जो है वो एक ही उसके सवार नहीं है। हमको पता है कि वो
डिफरेंट उस पे मौक़िफ़ लेके बैठे हुए हैं, और 2-3 पार्टीज हैं जिनको साथ लेके चलना पड़ता है हुकूमत को। इसी तरह पीटीआई की हुकूमत भी थी, आपको पता है 9-10 पार्टीज को साथ लेके चला गया, और सारे एक पेज के ऊपर नहीं होते कई दफा, और उनके जो परफॉर्मेंसेज वो भी एक जैसी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये नेशनल जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल हमारे जो अदारे हैं, उनके जो जितनी भी डिसीजंस हैं, अगर ये साथ बैठे अपोजिशन, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतरी उसके अंदर लाई जा सकती है, और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का किरदार अदा करें विद इन पार्लियामेंट। उसके ऊपर बात करें, खान साहब की केसेज हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल ये पार्लियामेंट के अंदर बात करें, कमेटी के अंदर बात करें कि उसका हल निकलना चाहिए। बंद गली से बाहर चीजें आनी चाहिए, मेरा अपना मौका। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत को फिर जमहूरी तर्ज के मुताबिक चलाना चाहिए। बिल्कुल। फिरदौस साहब, आपने बात सुनी नईम करीम साहब की, आपने जो एक हल बताया है वो इलेक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि क्या इलेक्शन से पहले बातचीत या टेबल टॉक जो है उस वो हल बेहतर? ठीक है, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं सब कुछ, लेकिन इलेक्शन क्या आपको वाहिद हल नज़र आता है फिर? क्योंकि इलेक्शन जब भी होता है फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी फेयरनेस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। जो भी पार्टी इलेक्शन हारती है वो यही दावा करती है कि इलेक्शन में धांधली भी हुई है। तो आपको लगता है इलेक्शन के अलावा भी कोई हल निकल सकता है ताकि जो मुल्की मसाइल हैं उनका भी कुछ हल निकाला जा सके मिल के? या तो आप हटा दीजिए अपने नाम के साथ डेमोक्रेसी का लफ्ज, और आप कोई और चीज लिख लीजिए तो का इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जब आप डेमोक्रेटिक रखती है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि दौरे हाजिर में बार बार एक पाकिस्तान के इलेक्शन इतने मुतनाज़ क्यों होते। हम तारीख में सबसे अच्छा इलेक्शन 1970 का कहते हैं, और उसके ऊपर भी एतराज है। उसके बाद से अच्छा इलेक्शन मैनेज कौन कर रहा है? या तो केयरटेकर सेटअप करता है, या जुडिशरी करती है, या ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव करती है। यानी देयर इज अ फॉर्म। अच्छा, काउंटिंग का प्रोसेस है, प्री इलेक्शन रिगिंग है, ये वो सारी चीजें जो के नजर आती हैं। अगर आप फ्री मीडिया रखें वो पॉइंट आउट कर देगा कि ये आपने मीडिया पे कदगन लगा दी, खत्म हो गया। अच्छा, फैसले कहीं और हो रहे। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा भयानक चीज है कि फौज जिसको आईनी तौर पे कोई किरदार नहीं है, डायरेक्टली 38 साल तक तो उन्होंने खुद रूल किया एज आर्मी। फिर वो कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, और बाकी हिस्सों में भी वो इनडायरेक्टली रूल करते आ रहे। हमारे यहाँ लोगों के पर जल जाते हैं जिक्र करते हुए ये बात, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। अभी भी देखिए, अगर हम बैठे हों और वो एक वजीर आजम ये कहे कि अच्छा खान साहब से मुलाकात आप लोगों की हो सकती है, नहीं तो मैं पूछ के बताऊंगा, वो भी किसको? चीफ मिनिस्टर को। तो बात उससे होती है जो फैसले कर सके, जिनके पास ना वो अपनी मर्जी से आए थे ना ये अपनी मर्जी से जाएंगे। तो जिसकी मर्जी चल रही है उसी से। आज इस मुल्क के अंदर 28वीं तरमीम का इतने जोर शोर से जिक्र होता है, मैं हर प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं वज़रा को भी और जो पीएमएलएन के नुमाइंदे भी, यार मुझे उसका ड्राफ्ट तो दे दो। सही कि मैं एज अ पॉलिटिशियन ऑपोजिशन का ही सही कि मैं उस पर कमेंट तो कर सकूं। डिस्कशन हो रहा है, रोज टीवी पे हो रहा है, किसी के पास ड्राफ्ट नहीं है। पूरी लॉ मिनिस्ट्री, हमारे भी कॉन्टैक्ट्स हैं निचले लेवल से ऊपर लेवल तक, उनसे पूछ गया कि भाई तुम्हारे यहाँ ड्राफ्ट हो रहा है? कहते नहीं। तो भाई किधर ड्राफ्ट हो रहा है? आपके मुल्क के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो मैं आपके इस प्रोग्राम में नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। सही। आप ये देखिए ना कि हमें क्या कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वेयर इज अवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेयर इज अवर हेड ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो कि 27वीं तरमीम में आया है उसका। नहीं बात करते, नहीं करते इन चीजों पे बात। सही। आज इतना अरसा हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट जो था वो नवंबर के महीने में होना था, चलिए 7 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। शमीम साहब, वो आपकी बात बिल्कुल जी वो बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन जब हम ना कोई मेजर जनरल प्रमोट हुआ, सही, देखिए वो बात आपकी सही है, लेकिन जब हम अवाम की बात करते हैं तो जो अवामी पार्टियां, उनको एटलीस्ट एक टेबल पर तो बैठना चाहिए। वो सारे मसाइल हमें पता है, वो सबको पता है। वो सब
दे आर काइंड पार्टीज। लेकिन जो सिविल सुप्रीमेसी है, जो सिविल हमारे जो ओहदेदार हैं, वो तो एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं है, तो बातचीत तो करें ना। ऐसी कोई है, सब मिलते हैं एक दूसरे से, सब बातचीत करते हैं, क्वेश्चन ये को फैसला करने की इस्तात नहीं रखते। सही, वो इस्तात नहीं है। मैं आपके पास आता हूँ, पूरे मुल्क के मसाइल डिस्कस कर लेता हूँ। 1 मिनट जवाब दे दे, जवाब दे दे। I and you discuss everything related to Pakistan's politics and power, and हम फैसलों पे भी पहुंच जाए, कोई फायदा होगा? सही, क्यों नहीं होगा? इससे कि ना आपके पास पावर है टू इम्प्लीमेंट, ना मेरे पास है पावर टू इम्प्लीमेंट। सही, सिंपल। So you have to talk to the people who have the power to implement it, who are actually ruling. ओके जी नईम साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? अब ये प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, बात वही है, नकवी साहब जो बात कह रहे हैं सब, उसमें से बहुत सारी चीज़ें देखें, जुडिशरी भी उसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो रही है, सारी चीज़ें देखें। अब खान साहब के मामलात हैं, मुलाकातें हैं, सब कुछ जुडिशरी का फैसला है ना, ये उनकी तरफ रजू करना चाहिए। लेकिन वही मैं कहूँगा कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है उसको जो है ना बंद ना करें, मुज़ाकरात में आएँ और बैठ के पॉलिटिकली भी जो इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस करें, और जो हमारी मुल्क से रिलेटेड जो सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, नईम करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।